हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप हिंदी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये दिगंत भाग 2 ट्वेल्थ बिहार बोर्ड के लिए है। तो पहला जो चैप्टर है आपका जो बातचीत है, बातचीत जो है सो एक निबंध है जिसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, जिनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। जन्म इनका 23 जून 1844 को हुआ था। जन्म इनका 23 जून 1844 को और निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 तक। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप याद करिएगा। तो यानी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि बाल की चाल जून से 20 जुलाई तक। यानी क्या लिखा हुआ है क्या, जो उनका जन्म जो 23 जून 1844 को हुआ था, तो बाल से बाल कृष्ण भट्ट, चाल से 44 और जून मतलब 23 जून से लेकर के 20 जुलाई तक मतलब 1914 तक। यानी क्या बाल की चाल जून से 20 जुलाई तक, यानी क्या उनका जो जन्म हुआ था 1844 को और 1914 में उनकी मृत्यु हो गई। निवास स्थान जो है सो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यानी उनका जो निवास स्थान है, उनका जो पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में, जो उनका निवास स्थान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए बता रहा है क्या, उनके माता जी का नाम है पार्वती देवी, पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। मतलब उनके माता जी का नाम है पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। उनकी शिक्षा जो है सो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कब उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी, तो 1867 में। उनकी वृत्ति है जो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, मतलब पढ़ाए थे। जिस स्कूल में उन्होंने एंट्रेंस पास की थी उसी स्कूल में उन्होंने 1869 से 1875 तक पढ़ाई भी की। आगे बता रहा है क्या, जो रचनात्मक सक्रियता, ये सब थोड़ी बहुत कुछ दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत को भी पढ़ाए थे, संस्कृत सब्जेक्ट भी ये पढ़ाया करते थे। आगे दिया हुआ कि जो 1888 में प्रयाग की कार्यावस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही रचनात्मक और सक्रियता किए थे। अब देखिए वो अध्यापन का कार्य थोड़ा उग्र स्वभाव के कारण छोड़ दिए थे। अब लिखा हुआ है कि रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। बता रहा है क्या, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए इसको तैयार कर लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के ये कवि थे। और उन्होंने कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो हिंदी प्रदीप की। आगे बता रहा है कि इसे वे 33 वर्ष तक चलाए थे। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। मतलब श्रीनिवास जी ने रचना की थी 1886 में। लाला श्रीनिवास दास ने रचना की थी स्वयंवर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बच्चे में मात खा जाते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट ने स्वयंवर की रचना की थी, लेकिन इनकी रचना बाल कृष्ण भट्ट ने नहीं, लाला श्रीनिवास ने 1886 में की थी। रचना इनके उपन्यास सब हैं, रहस्य, कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, स्वजान, एक सुजान। नाटक जो है ये रोल लिए थे पद्मावती में, स्वयंवर में और बाल विवाह में। ये नाटक भी लिखे थे। प्रश्न है जैसा काम परिणाम नई रोशनी का। फिर निबंध जो हैं ये लिखे हुए हैं, 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने निबंध लिखे हैं 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, जिनमें 100 से ऊपर बहुत मतलब ये लगभग केवल ज़्यादा निबंध ही लिखा करते थे, जिनमें इनके 100 से ऊपर जो हैं सो बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। अब इसमें थोड़ा परिचय तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव है उसको तैयार कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा चैप्टर की ओर चलता हूँ, किताब पढ़ रहे थे। आप लोग भी दिगंत भाग 2 निकाल लीजिएगा।
जिसके पहला कविता है, निबंध है बातचीत। बातचीत बता रहा है क्या, बातचीत में पहली बात दिया हुआ है कि इसे जो सभी स्वीकार करेंगे, उन अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। नहीं, मनुष्य को बातचीत करने की एक बहुत ही अद्भुत शक्ति ईश्वर ने दी हुई है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बता रहा है क्या, यदि ये क्वेश्चन भी आएंगे आपको, जो यदि मानो ये संसार में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। यदि वाक शक्ति नहीं होती तो आप भी अनुभव कर सकते हैं कि ये पूरा सृष्टि जो है सो क्या होता, गूंगा लगता, वीरान सा लगता। नहीं, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोना में बैठा दिए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, इसे अवाक के कारण मतलब क्या, गुंग पुंग बैठे रहते। नहीं, लिखा हुआ है लुंज पुंज मानो कोना में बैठे रहते। जब आप भी कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई बोलता ही नहीं तो क्या होते, सब लुंज पुंज बैठे रहते। बोल कह रहे कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। नहीं, स्पीच और बातचीत में बहुत ही अलग बात होती है। जैसे स्पीच हम कहीं पे देते रहते हैं तो वहाँ पे बहुत मतलब इधर उधर घूमते हुए पूरे उमंग के साथ देते हैं, लेकिन बातचीत जो है सो बहुत ही अजब तरीके से किया जाता है। बता रहा है क्या, बातचीत में वक्ता जो नाज नखरा ना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि बातचीत करने के समय आप देखते हो कि नखरा सब नहीं किया जाता है, लेकिन स्पीच जो किसी भी स्टेज पे दिया जाता है तो उसमें नखरा की तरह किया जाता है। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जो खड़ा हो और पुण्यवाहन का नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे। नहीं, जैसे भाषण दिया जाता है तो पहले बोलता है डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन बातचीत का तो बात करने का अलग ही निराला होता है। इसमें ऐसे कुछ नहीं किया जाता है। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। नहीं, कोई बात स्पीच देते रहते हैं, कुछ ऐसा बात बोल देते हैं कि उससे क्या होती है, पूरी कमरा गूंज उठता है तालियों से। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि मानी तालियाँ, करतल ध्वनि मानी तालियाँ हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की बात ही रहती है। वही बता रहा है कि साधारण बातचीत करने का एक घरेलू जो, जैसे घर में हम 2-4 लोग अपने आसपास अपने में बैठे रहते हैं, माँ पापा, तो क्या करते हैं, उसमें थोड़े कोई करतल ध्वनि का यूज़ किया जाता है या ताली मारते हैं। कोई ऐसा बात बोला जाता है कि घर में भी ताली बढ़ता है। नहीं, तो बातचीत करने का अजब ही निराला होता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, नहीं, जैसे लगता है हम दोनों आदमी बहुत ही, कोई चुटीला बात आ गई तो हंस पड़े, कोई चुटीला बात आती है चुटकुला वाला बात तो हंस पड़ते हैं। मुस्कुराहट में होठों का केवल फर्क उठना ही हम हंसी की अंतिम सीमा है। नहीं, जैसे थोड़ा होठ है ना, होठ वो थोड़ा फर्क उठा तो उसे में लगती है कि इन्होंने हंस दिया। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। स्पीच जो होता है उसका अर्थ होता है कि सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। ऐसा बात ही बोला जाता है कि सबको सुनने में अच्छा लगे। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। बात अपना टाइम काटने के लिए घरेलू बातचीत किया जाता है जिसमें मन रम जाता है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती रहती है। आगे बता रहे कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। मतलब जैसे आदमी को खाने पीने की बहुत सारी ज़रूरत होती है, इसी प्रकार यदि बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी होती है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। सही बात है, जैसे किसी को बात करने का बहुत ही लत पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, बात करते करते वो अपने खाना पीना को भी बिसर जाते हैं।
अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। अपना कुछ उनको दूसरा खाना पीना छूट गया उसके लिए कोई बात नहीं, वे अपने बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। एक यहाँ पे बहुत ही सुंदर किस्सा आने वाला है, देखिए। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। मतलब क्या, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने जाना भी होगा, अगर नहीं जाना होगा तो भी आप जानते हैं, जान लीजिएगा। 16 वर्ष के उपरांत तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था इनको। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखे थे। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। मतलब ये याद रखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह नहीं देखने को मिला, तो 16 वर्षों तक। यद्यपि उसने ये पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने दिनों तक, 16 वर्षों तक। 16 वर्ष के बाद उन्होंने कुत्ते बिल्ली के बीच में रहते थे, उन्होंने फ्राइडे के बाद से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत होती है। नहीं, उन्होंने जब पहली बार ये बात सुनी किसी मनुष्य के मुख से, फ्राइडे के मुंह से कोई थोड़ी सी बात लगा, जैसे उनको लगा क्या उन्होंने नए सिरे से फिर मनुष्य की जिंदगी जीना शुरू कर दिए हैं। नहीं, जिनमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। नहीं, सही बात है कि जिनसे कभी हमने साक्षात्कार बात नहीं किया है, जैसे केवल फ़ोन पे, जैसे अपने घर पे मेरे पिताजी अगर बाहर है, किसी के पिताजी बाहर हैं, तो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, तो मन होता रहता है कि लालसा मन में रहता है कि काश वो हमारे सामने में होते, हम उनसे बात किया करते। तो वही बोला है कि बातचीत करने का निराला कितना शानदार होता है कि मन होता है कि सामने में, जैसे पत्र व्यवहार, जिससे कभी हमें कभी बातचीत नहीं हुआ हो, तो कितना मन में अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। नहीं, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सही, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य नहीं बोल सकता तब तक वो अपना क्या है, क्या उनको कष्ट है, क्या उनको गुण है, क्या दोष है, वो प्रकट नहीं कर सकता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। याद रखिएगा, जो बोल रहे हैं क्या, बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये पूछेगा व्यक्ति में कि यह किसने बोला था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने। आगे देखिए, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जाती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। बातचीत कहाँ पे असली की जाती है, जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है 2 आदमियों के बीच। आगे बता रहा है कि एडिशन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखिए, मतलब एडिशन जी का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 बातों की कोस दूर चली जाती है। नहीं, समझिए, कोई भी 2 आदमी अगर आपस में बात करते रहते हैं, अपना पर्सनल बात करते रहते हैं, जैसे कोई बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती रहती है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो देखते होंगे आपकी बात को थोड़ा घुमा फिरा के वो दूसरा बात करने लगते हैं, वो वहाँ गया, वो यहाँ आया, ऐसी बातें होने लगती है। इसीलिए बोला है कि असल बातचीत केवल, देखिएगा कहीं भी आप भी बात करेंगे तो असल बातचीत केवल 2 व्यक्ति के बात ही, कोई बात 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। तीसरा आ गया तो दूसरी बातें चली जाती है। दूसरे या किसी भी तीसरे आदमी के आ जाते हुए दोनों अपनी बातचीत निरस्त हो जाते हैं या उसे निपट मूर्ख ज्ञानी समझने लगते हैं। यदि 2 आदमी बातचीत करता रहे और कोई तीसरा आ जाए तो वे मन ही मन में उसको निपट अज्ञानी समझते रहते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। नहीं, जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी को रखा जाता है एक साथ तो एक गर्म दूध का असर थोड़ा ठंडा पानी पे चला जाता है, गर्म पानी हो जाती है, पानी जो ठंडा रहते हैं दूध को गर्म कर देते हैं।
वैसे ही दो आदमी आसपास बैठ जाए, आदमी अगर देखते होंगे आप भी कहीं पे अगर आपस में बैठ गए तो एक का गुप्त असर दूसरे पे पहुंच जाता है। नहीं, अंदर वाली बात मन होती है कि कितनी जल्दी मैं बात कर लूँ। चाहे एक दूसरे को देखे भी ना तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। नहीं, जब पास बैठने का इतना असर होता है, समझिए पास में जब बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीन आदमी जब बात करने लगते हैं तो त्रिकोण बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण है, तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। नहीं मतलब तीन जो है, तीनों के मन में तीन रंग की बातें चलती रहती है, दूसरी बातें आती रहती है। गुपचुप असर तो इन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो उंगली में नक्शी पड़ जाती है। नहीं, तीन आदमी जब बात करती है तो मानो उंगली में नक्शी पड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब तो बेतुखुल्फी की बिल्कुल स्थान नहीं होता है, बिना मतलब का बात होने लगता है। जब समझिए दो होते हैं तो पर्सनल बात होती रहती है, तीन आते हैं तो दूसरा बात होने लगता है, और चौथा आता है तो बिना मतलब का बात होने लगता है। नहीं, वही बात बता रहा है क्या, जो कुछ बातचीत की जाए वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोबल कहलाएगी। राम रमोबल मतलब गप्पे हाँकना, मतलब यही सवाल भी पूछे जाते हैं कि राम रमोबल क्या है, तो चार से अधिक लोगों की बातचीत ही राम रमोबल कहलाती है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ, जैसे आप दून, ये बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। सही में आप देखिएगा कि कहीं भी अगर 2-4 आदमी, बूढ़े आदमी अगर आपस में बैठ गए 4-5 आदमी, तो वे ऐसे बात बताएंगे बाबा आदम के, वे उस समय में हम ऐसे थे वैसे थे। नहीं, वो ऐसे बातें सब बनाने लगेंगे, और उसमें तो ऐसे फेंकते भी हैं कि 4 बात सही होते हैं तो 10 झूठ ही रहते हैं। आगे बताने कि एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाता है तो पहरों जाने पर अंत नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब वो सब गप मारने लगते हैं तो उनके बातचीत का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन कर इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण हो जाएगा। जैसे कोई आदमी 4 बूढ़े बैठ जाएंगे तो वो बोलेंगे इस समय के नौजवान के बारे में बुराई करते रहेंगे, देखो ना उसके पास कितना बड़ा मोबाइल है, वो ऐसे घूमता है, वो ऐसे घूमता है। नहीं, वही बता रहा है कि पढ़े लिखे के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर रहते हैं। नहीं, जो पढ़े लिखे होते हैं बूढ़े तो वे अपना शेक्सपियर, मिल्टन सब का हमेशा यूज करते रहते हैं जीवा पे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी निगरेत नेस अखरपन की चर्चा करेंगे तो दो हम सहेलियों के बीच बातचीत की कुछ जायका ही कुछ निराला होता है। नहीं, जब 2 सहेलियां बात करती रहती है, जब 2 सहेली बात करती है, उन सबके तो बातचीत करने का निराला ही कुछ अलग होता है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला जा रहा है। नहीं, रस का समुद्र लगता है जैसे पूरे दुनिया की रस का समुद्र उनके साथ उमड़ गया है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात करने का कभी भाग्य लड़ा हो। नहीं, उन्हें कितनी खुशी होती है, यह उन्हीं आदमी से पूछना चाहिए जिनके पास ये मौका मिलता है। 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटियों का गिला शिकवा करेगा, या वे बिरदाराने का ऐसा रमसरा छोड़ बैठेगी, बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकालने लड़ने चलेगी। देखते होंगे कि 2 बूढ़ी अगर बैठ गई तो वो हमेशा अपने बेटे या पुतोह के बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं। उनके बात इतना, फिर वो ऐसा बात बोलेंगे कि तुम्हारा नहीं देखते हैं, तुम्हारे बहू तुम्हारा पाँव नहीं जताते हैं, नहीं दबाते नहीं, ऐसा बात सब करने लगते हैं सभी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे सलाह गांठेंगे कि जिनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। जैसे देखते होंगे 2 लड़का अगर बातचीत कर रहा है तो वे खिलाड़ी की हमेशा बातचीत करना शुरू कर देते हैं।
जो मेरा वो विराट कोहली है, और ऐसा ऐसा बात करने लगेंगे कि वे शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल जाता है, पूरा शैतानी की तरह ना, ऐसा ऐसा बात लड़का सब करने लगता है। आगे बता रहा है कि स्कूल की लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। नहीं, ये सही बात है कि कभी दो लड़के, स्कूल के लड़के अगर आपस में बात करते रहते हैं तो वो ये बताएंगे, ओह वो मास्टर जो है हमें बहुत मारता है, नहीं वो जो सर हैं वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी बातें सब बनाएगा। कोई लड़का पढ़ने में तेज है तो उसके बारे में बताएगा कि ये ऐसा पढ़ने में बहुत सारा तेज है। यही दो लड़कों के बीच बातचीत होती है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो अपने सामने किसी को नहीं गिनेगा, ये गलत बात है। अगर पढ़ने में कोई तेज हो जाता है तो अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनता है। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अगर कमजोर विद्यार्थी हो गया, सुस्त हो गया, तो वो समझेगा कि इसमें दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, पूरा स्कूल को मानेगा जो हमारा गुरु ही है स्कूल में। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत नहीं, राजकाज मतलब कैसे काम चलता है, व्यापार सब की बात, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। नहीं, हमारे गांव सब में या कहीं भी देखते होंगे कि जो बातचीत जो होती है अशिक्षित लोग में जो बिना मतलब का बदकही हो जाता है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई माने होता है अगुआ होकर दोनों विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। लड़कों मतलब किसी की शादी करानी होती है तो लड़कों वालों की ओर से एक आदमी आगे होकर के आते हैं और बातचीत करने लगते हैं, और उसी दिन से सभी को पता लग जाता है कि उसके बेटे को उसकी बेटी से शादी होने वाली है। नहीं, यही बात हुआ कि एक मतलब बिना जान पहचान के केवल बातचीत के ही हमने दो व्यक्तियों को आपस में मिला सकते हैं। नहीं, वही चीज लिखा हुआ है कि उसी दिन से बातचीत ये होने लगता है कि आमू की लड़की का आमू के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ किया जाता है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। मतलब चंडू खाने का मतलब होता है हफीम गांजा, जो हफीम गांजा करते हैं उनकी तो और बातचीत करने का निराला होता है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। नहीं, निदान माने जो जानता नहीं उसका तो और बात करने का अनेक ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं बात। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिसमें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में इतना मस्त लगता है, कान को सुनने में मजा आता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है। बात करने वाले की लियाकत तथा पंडिताई का अभिमान था। कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्द को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कहीं आवेगा ही नहीं। मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस काँव में सरल संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ होता है। जैसे ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में बात होता है कि वो देश कैसे लड़ाई की, ये नहीं, झपटा झपटी के बात होते रहते हैं। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसावास की सामग्री होती है। वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर के काँव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा हुआ है ना, घंटे भर लोग काम करते रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता, बातें बनाते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम को इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। नहीं, बड़े बड़े कंपनी सब इसी प्रकार बातचीत करते करते बनाया जाता है। उपरांत आमदनी होगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सारभर्गित होती होगी। अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। सही बात है कि 25 वर्ष से जो ऊपर वाले होते हैं वो अपने बारे में ऐसे बताएंगे, मेरे पास इतना अनुभव है। वे ऐसा होते भी हैं, वे अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, अर्थात क्या, जो मैं सब कुछ जानता हूँ, थोड़ा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं यह काम को इस पर अच्छे से कर पाता हूँ। पर इसमें
इस प्रकार का दिल बहाव और ताजगी रहती है कि इसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी होती है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल देखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है। नहीं, बातचीत तो फरीक भी होते हैं, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह का संभव नहीं है, पर जो दो ही पर हो सकता है। बता रहे क्या, यहाँ तो हमने बातचीत का हाल देखा है। यहाँ तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हमीन होकर दूसरों को कृतार्थ करे, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रास भास होते देने लगती है। ये सब दुनियादारी की बातें होती रहती है, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकता तो शिष्टाचार में त्रुटि होती है। नहीं, वही बता रहा है कि कोई हमारे यहाँ आया और उसके वो आए हमारे यहाँ और उसके अगर शिष्टाचार में कोई त्रुटि रह जाती है तो बोलता है कि फलाना कैसा होता है जो हमारा थोड़ा इज्जत भी नहीं किया और बहुत सारी बुराइयां करते रहते हैं ना। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई नहीं हो सकती, पूरी तरह से नहीं हुआ। अगर हम ही उन्हीं के यहाँ गए तो पहले तो बिन बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। नहीं, सही बात है कि बिना बुलाए कहीं जाना बहुत ही अनादर का मूल होता है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मन दूसरे प्रकार का नया नया घाव हो जाता है। नहीं, जैसे माता सती जी के पिताजी ने कोई यज्ञ किए थे और वहाँ पे उन्होंने उनको नहीं बुलाया था और वे बुलाए गए थे, शंकर जी ने मना भी किया था, तो देखे थे कि कैसे उनको अपमान हुआ और उन्होंने अपने अंगूठे से आग उत्पन्न करके अपने को जला लिया था। इसीलिए बात, जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक जाना भी एक अनादर का मूल होता है, और जाने पर अगर मैं गया और मेरे अनुसार वहाँ पर अगर मेरी इज्जत न हुई तो हमें ये भी खराब लगते हैं। नहीं, इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बात करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके। यानी क्या, बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि अपने से बात कर लिया जाए, अपने से बात कर लिया जाए। मन ही मन में बात कर सकते हैं। नहीं, जैसे हम मन में सोचें कि मैं अमेरिका गया और अमेरिका का पूरा दृश्य बन जाता है और मैं अमेरिका के बारे में सोचने लगता हूँ। इस प्रकार मैं मन ही मन में बात कर सकता हूँ। इसमें भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखलाया करते हैं। वह परम पंचात्मक संसार का एक बहुत ही भारी आईना होता है, आईना की तरह, जिसमें जैसा चाहते हैं मन में वैसा आ जाता है और अपने मन में ही बात करना शुरू कर देते हैं। सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। जैसे एक चमनिस्तान का अर्थ होता है हरा भरा इलाका जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चिमनिस्तान के सर में क्या दिल बहाव होगा। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक नहीं पहुंच सका। 16वीं कला तक मित्र जितने अच्छे होते हैं उतने तक नहीं पहुंच पाते। इसी शहर का नाम ध्यान का मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका ध्यान 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य। ऐसा अगर हम लोग के पास हो जाए कि मनोवृत्ति मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर माना कि हो गया, मनोवृत्ति स्थिर हो गया, इसका अर्थ हुआ कि कोई आदमी गूंगे हो जाते हैं तो उसके लिए पूरा संसार क्या हो जाता है, फीका फीका होने लगता है। यही बोल गया है कि मानो अहो भाग्य, दुर्भाग्य हो जाता है जिसके पास बातचीत छीन जाती है। आगे बता रहा है क्या, जो एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाता है। नहीं, बातचीत अगर नहीं हुआ तो कितने प्रकार की इच्छाएं का दमन हो जाता है। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपनी वश में कर डालता है। नहीं, बोल रहा है क्या, जो बोल क्या रहा है, जो हमारी जीवा जो है सो कतरनी के समान चलती रहती है। कतरनी एक होती है जो बहुत ही तेज से किसी भी सामान को काट देती है। इसीलिए बोलता है कि जीवा बहुत ही कतरनी के समान होती है, हमेशा मीठी बानी बोलना चाहिए। एक कहावत भी कहा गया है कि अच्छा संगे रहबो तो खेबो बेरा पान और बौरका संगे रहनो तो कटेबो दोनों कान। यानी क्या, अच्छा संगे रहोगे तो मीठा पान खाओगे, नहीं तो बेकार लोगों के साथ रहोगे तो खेबो कटेबो दोनों कान। मतलब ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है। इसीलिए अपने आप से हमेशा बात कर लेना चाहिए कि क्यों जाएंगे हम दूसरे के यहाँ। इसीलिए ज़्यादा ये बोल रहा है कि बातचीत करना। समझ में आ गया है वो पूरा चैप्टर। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।